आखिर हमें क्या पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, आप इस चैप्टर को जैसे ही खोलेंगे तो आपको जो पहला लाइन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1945। तो यानी कि इस चैप्टर की कहानी की शुरुआत की गई है 1945 से, जब हिटलर युद्ध हार चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वार हार चुका था और जर्मनी जो है वो पूरी तरह से डिफ्यूट हो चुका था। उस समय में स्प्रिंग का सीज़न है। स्प्रिंग के सीज़न में एक 11 साल का लड़का है, जर्मन लड़का है, जिसका नाम है हेमत। वो अपने बेड पर सोया हुआ है और उसने अपने माता पिता को बात करते हुए सुना। काफ़ी सीरियस टोन में वो बात कर रहे थे, काफ़ी सीरियसली बात कर रहे थे। उसके फादर, जो कि एक बहुत ही जाने माने फिजिशियन थे, और काफ़ी भारी स्वर में, काफ़ी सीरियस स्वर में अपनी वाइफ के साथ डिबेट कर रहे थे कि अब वो समय आ गया है कि या तो हमें पूरे परिवार को मार देना चाहिए या फिर उसके पिता को खुद ही आत्महत्या कर लेना चाहिए। और ये सभी बातें जो हैं ये लड़का सुन रहा था। तो उसके फादर कह रहे थे कि अब जो है, अब जो अलाइज हैं वो हमसे वैसा ही रिवेंज लेंगे जैसा कि हमने किया था जीव्स के साथ और क्रिपल्ड लोगों के साथ। क्रिपल्ड यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम है, वैसे लोगों के साथ। तो अब यहाँ बात आता है कि जीव्स तो आप समझ रहे होंगे, क्रिपल्ड भी समझ गए। अब यहाँ पर बात आता है कि अलाइज कौन थे। तो अलाइज, अगर आपने वर्ल्ड वार 2 के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें 2 पावर्स थे, एक एक्सिस और दूसरी तरफ अलाइज। तो देखिए, अलाइज जो पावर थे उसमें आपका यूके आता है, यानी कि ब्रिटेन आता है, फ्रांस, फिर आपका क्या कहते हैं यूएसए आता है, फिर यूएसएसआर यानी कि आज का जो हम रसिया जानते हैं, उसको मिला के कुछ रीजन्स, ये सभी बड़े पावर्स थे। और एक्सिस में हम देखेंगे तो जापान, जर्मनी और इटली, ये सभी पावर्स एक्सिस में थे। तो अलाइज जो हैं वो जीत गए थे वर्ल्ड वार 2 में, और जो एक्सिस पावर्स थे ये वर्ल्ड वार 2 हार गए थे। तो इस वजह से उसके जो पिताजी थे हेमत के, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हम जब हार चुके हैं युद्ध और अलाइज ने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया है, तो अब जीतने के बाद वो हमारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो कि हमने यहूदियों के साथ किया था या फिर क्रिपल्ड लोगों के साथ किया था। उसके अगले दिन, यानी जिस दिन ये बातचीत हुई, उसके अगले दिन जो हेमत था वो अपने पिताजी के साथ गया, यानी अपने पापा के साथ गया घूमने, और उन्होंने काफ़ी अच्छा समय गुजारा एक दूसरे के साथ, और उन्होंने चिल्ड्रन सॉन्ग भी गाए, काफ़ी घुमा फिरा। उसके बाद कुछ समय बाद जो हेमत था उसके फादर ने खुद को गोली मार ली, यानी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इसके बाद हेमत को अभी भी वो दिन याद है जिस समय उसके फादर्स के जो यानी कि उसके पिताजी के जो यूनिफॉर्म था, और वो यूनिफॉर्म पूरी तरह से खून में सना हुआ था, क्योंकि उन्होंने खुद को गोली मारी थी, तो उस वजह से वो खून में सना हुआ था। उस यूनिफॉर्म को घर के ही फायर प्लेस में जला दिया गया था। तो इस चीज़ से वो इतना ज़्यादा ट्रोमासाइज हो गया था, यानी कि वो इतना ज़्यादा उससे सहम गया था, डर गया था, जो उसने सुना था और जो उसने देखा था, कि उसने अपने घर में करीब 9 सालों तक खाना खाने से इनकार कर दिया। वो डरता था कि कहीं उसकी माँ जो है, जैसा कि उसके पिताजी कहते थे, उसे पॉइजन ना दे दे, यानी कि उसे मारने की कोशिश ना करे। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वो डर गया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेमत जो है वो एक तरह से रियलाइज़ ये नहीं कर रहा था कि इन सभी चीज़ों का मतलब क्या होता है, क्या हो रहा था, क्यों पीछे चीज़ें हुई, और उसके पिताजी जो थे वो उतना डरे हुए क्यों थे। तो देखिए, यहाँ पर बात यह है कि उसके जो फादर थे, यानी कि हेमत के फादर, वो एक नाजी थे। नाजी का मतलब जो हिटलर की पार्टी थी उसके सपोर्टर थे, और वो एडोल्फ हिटलर के एक कट्टर समर्थक थे। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कुछ चीज़ें नाजीज़ के बारे में और हिटलर के बारे में। और आपको ये भी पता होगा कि जो हिटलर था वो पूरी तरह से डिटरमाइंड था कि वो जर्मनी को पूरे वर्ल्ड का एक माइटी पावर बनाएगा, यानी कि बहुत ही बड़ा महाशक्ति बनाएगा पूरे वर्ल्ड में। और उसका एम्बिशन था कि वो पूरे यूरोप को कैप्चर करे। और आपने ये भी सुना होगा कि हिटलर ने ज्यूज़ की काफ़ी ज़्यादा संख्या में हत्या कराई थी। तो देखिए, नाजीज़्म ऐसा नहीं है कि हिटलर की पार्टी के आइडियोलॉजी को ही नाजीज़्म कहा जाता है, और ऐसा केवल एक इंसिडेंट को हम नाजीज़्म के एक्ट में हम नहीं रख सकते हैं। तो ये जो नाजीज़्म आइडियोलॉजी है ये पूरी तरह से एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है आइडियाज़ का, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड को देखने का एक नज़रिया है, और पूरे वर्ल्ड को समझने का या फिर उससे एक्ट करने का एक तरह का पॉलिटिक्स का
पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर हम ट्राई करें और समझने की कोशिश करें नाज़िज़्म क्या है और क्यों इस तरह की भावना आई, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होगा आगे। तो लेट अस सी व्हाई अहमद फादर किल्ड हिमसेल्फ आफ्टर बीइंग बेसिस ऑफ फियर, आफ्टर व्हाट द बेसिस ऑफ फियर वाज। तो अब हम देखते हैं कि आखिर अहमद के जो फादर थे उन्होंने खुद की हत्या क्यों कर दी, यानी कि उन्होंने आत्महत्या क्यों कर लिया। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे उसके बैकग्राउंड को। ये तो हमने एक तरह का इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखते हैं कि आखिर रियलिटी में इंसिडेंट्स क्या हो रहे थे। तो देखिए बात यह है कि मई 1945 में, यानी 1945 के मई में जर्मनी जो है वो अलाइज के सामने सरेंडर कर चुका था। अलाइज कौन कौन थे ये आपको पता चल गया है। और एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपागेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड। तो देखिए ये सभी चीज़ें होने के बाद जो हिटलर था उसके साथ जो उसका मिनिस्टर था गोबेल्स, जो प्रचार मंत्री था गोबेल्स, और उसकी पूरी फैमिली, यानी कि गोबेल्स की पूरी फैमिली और हिटलर की पूरी फैमिली, इन्होंने सुसाइड कर लिया एक बंकर में। ऐसा कहा जाता है कि बंकर में सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। तो यानी कि मई में सरेंडर हुआ, उसके पहले ही अप्रैल में ही इन्होंने सुसाइड कर लिया था। एट द एंड ऑफ वॉर एंड इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crimes and crime against humanity। तो देखिए ये जो सुसाइड इन्होंने कर लिया, इसके बाद यानी कि युद्ध खत्म होने के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, यानी कि एक तरह का कोर्ट बैठा, जो कि कहाँ पर बैठा था, न्यूरेमबर्ग में बैठा था। और इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी नाजीज लोग थे जो कि क्या कहते हैं युद्ध थोपने के आरोपी थे या फिर युद्ध करने के आरोपी थे, और जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ उन्होंने जो क्राइम किया था, जैसे कि उन्होंने जीव्स की हत्या की थी और जो क्रिपल लोग थे उनकी हत्या की थी, इन सभी को सज़ा देने के लिए ये कोर्ट बैठा। तो देखिए जर्मनी का जो कंडक्ट था ड्यूरिंग द वार, स्पेशली वैसे एक्शंस, तो अब मैं इसको आगे कर देता हूँ तब आप समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए आप देखेंगे तो अलाइज का आपको मीनिंग यहाँ पर बताया गया है। अलाइज पावर इनिशियली लेड बाय यूके एंड फ्रांस। यूके और फ्रांस शुरुआत में थे, लेकिन 1941 में यूएसएसआर और यूएसए ने उन पावर्स को ज्वाइन कर लिया था और इन्होंने जर्मनी, इटली और जापान जो कि एक्सिस पावर्स थे, इनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें तो आपको डिफरेंट चीज़ें समझने में आसानी आएगी। तो देखिए अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शंस व्हिच केम टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी रेज्ड सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन। व्हाट वाज दिस एक्ट्स। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ की बात की जा रही है कि देखिए जर्मनी का जो कंडक्ट था, यानी जर्मनी ने जो चीज़ें की थी वैसी चीज़ें जो कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कही जाती हैं, उन्होंने एक बहुत ही सीरियस मोरल और एथिकल क्वेश्चन उठाया और इसको लेकर पूरे विश्व की ओर से, यानी कि विश्व के लगभग हर एक देश ने एक कंडेम किया इस चीज़ को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये क्या चीज़ें थी, इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए वर्ल्ड वार 2 जब चल रहा था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था, उसी के बैकग्राउंड में, यानी कि एक तरफ तो पूरी जर्मनी की सेना युद्ध लड़ रही थी दूसरे जो अलाइड पावर्स थे उनके खिलाफ, लेकिन जो जर्मनी था, यानी कि जो हिटलर था, उसने अपने देश के अंदर भी एक तरह का जिनोसाइडल वार छेड़ दिया था। जिनोसाइडल वार का मतलब ये हुआ कि जिनोसाइडल का मतलब होता है कि किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपुल, यानी कि कोई एक सोसाइटी का एक ग्रुप है जिसको पूरी तरह से हत्या कर दिया जाए, यानी कि अगर एक दो हत्या नहीं, पूरी सोसाइटी को हत्या किया जाए, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, इस तरह से, तो उसे हम जिनोसाइड कहते हैं। which resulted in mass murder of selected group of innocent civilians of Europe। तो देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बैकग्राउंड में जर्मनी में जो जेनोसाइडल वार चल रहा था उसमें मास मर्डर किया था, बहुत ज़्यादा संख्या में मर्डर किया गया था एक सेलेक्टेड ग्रुप्स लोगों के, एक सेलेक्टेड ग्रुप को जो कि एक तरह के इनोसेंट सिविलियंस थे यूरोप के।
और ये जो संख्या, अगर हम इस पूरे मर्डर की संख्या देखें तो संख्या में करीब 6 मिलियन ज्यूज़ यानी कि करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई थी, 2 लाख जिप्सीज की हत्या की गई थी, 1 मिलियन यानी करीब 10 लाख पॉलिश जो नागरिक थे उनकी हत्या की गई थी, और 70,000 जर्मन हु वेयर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, यानी 70,000 वैसे लोग जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे, उन लोगों की हत्या की गई थी। तो देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स थे, क्या कहते हैं, नाजीज़ के यानी कि हिटलर के, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हत्या की गई थी। जो नाजीज़ थे उन्होंने एक बहुत ही अलग तरीका का उपाय निकाला था लोगों की हत्या करने का, और इसके लिए वो एक गैसिंग चेम्बर उन्होंने बना कर रखा था, और दैट इज़ बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्विट्ज़। न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। तो देखिए बहुत सारे किलिंग सेंटर्स बना कर रखे गए थे जहाँ पर जहरीले गैस में एक ट्रेन जैसा एक होता था मशीन, उसमें बैठा कर उन्हें भेज दिया जाता था अंदर, और वो अंदर जहरीले गैस से मर जाते थे। तो इस तरह का बहुत सारे किलिंग सेंटर्स बैठाए गए थे, हाँ, और वहीं पर इन लोगों की हत्या की जाती थी। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल बैठा था, यानी जो कोर्ट बैठा था कि जो नाजीज़ को सज़ा देना है, तो उस कोर्ट में केवल 11 लोगों को डेथ की पेनाल्टी दी गई, यानी मौत की सज़ा दी गई, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। और the retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes। तो देखिए रिट्रीब्यूशन तो हुआ, लेकिन जो पनिशमेंट नाजीज को दिया गया वो उनके द्वारा किए गए ब्रूटलिटी और जो उनका जो क्राइम किया गया था उस एक्सटेंट के मुकाबले बहुत ही कम था। तो उसका देखिए रीज़न ये था कि जो अलाइज पावर्स थे वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्श हुआ जाए और बहुत ही ज़्यादा कड़े कानून लगाए जाए या फिर बहुत ही कड़ा सज़ा दिया जाए, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया था। और ये माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतना ज़्यादा हार्श क्या कहते हैं, युद्ध हारने के बाद इतना ज़्यादा हार्श चीज़ें थोपी गई थी जर्मनी के ऊपर कि वही वो रीजंस थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार को जन्म आगे चल कर दिया उन्हीं चीज़ों ने। तो सभी लोगों को ये फील हुआ कि जो नाजी जर्मनी यानी हिटलर का जो राइज हुआ था उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि जो जर्मनी को जो एक्सपीरियंस झेलना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार हारने के बाद, और जो उसके ऊपर जो चीज़ें थोपी गई थी उन सभी चीज़ों को थोपने के बाद, यानी कि क्या कहते हैं, लोगों में बहुत ही गुस्सा था, लोग नाखुश थे कि हम आखिर क्यों हार गए फर्स्ट वर्ल्ड वार, और ये जो सलूक हमारे साथ किया गया है इन सभी देशों के द्वारा यानी अलाइड पावर्स के द्वारा, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और फर्स्ट हमारा टॉपिक है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। तो यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन देखा इस चैप्टर का, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के पहले टॉपिक को, बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ, तो आखिर ये वाइमर रिपब्लिक है क्या। तो इसका मैं बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 तक, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हारने के बाद जो वहाँ की जो मोनार्की थी उसको हटा दिया गया था और वहाँ पर एक रिपब्लिक बैठाया गया था, रिपब्लिक जिसका कि नाम था वाइमर रिपब्लिक, जिसका नाम दिया गया था आगे चलकर। तो इसी वाइमर रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ इसको हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं, क्योंकि इसी से हमें समझ में आएगा कि आखिर हिटलर जो है वो पावर में कैसे आया। तो देखिए जर्मनी जो है वो 20वीं सदी के शुरुआत में यानी कि करीब 1905, 1910, 1915 तक एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, और उसने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर अलाइज के अगेंस्ट में युद्ध लड़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा था। अलाइज यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया उस समय से। तो इस वार में यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें सभी जो देश थे उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था और सोचा था कि वो जो है बहुत ही आसानी से युद्ध जीत जाएंगे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा युद्ध जीतने से। लेकिन उन्हें काफ़ी दिनों बाद ये समझ में आया कि जो वार है वो उतना आसान नहीं है, और ये वार जो है काफ़ी सालों तक चल गया, यानी सोच सकते हैं करीब 4 सालों तक ये युद्ध चलता रहा।
और इस युद्ध में यूरोप के जितने भी रिसोर्सेज थे उन सभी रिसोर्सेज को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जितनी भी मैन पावर थी वो वार में लगा दी गई और सभी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर इस वार को परस्यू किया जाने लगा। जर्मनी जो है उसको इनिशियली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि उसने फ्रांस और बेल्जियम पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन जो अलाइज थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ताकत मिली जब यूनाइटेड स्टेट्स जो यूएसए जो था उसकी इस वार में एंट्री हुई 1917 में। और इसके बाद 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो जीत लिया गया अलाइज द्वारा और इसमें जर्मनी की हार हो गई। और जो सेंट्रल पावर्स थे, जर्मनी के अलावा जो सेंट्रल पावर्स में कंट्रीज़ थे, उनकी नवंबर 1918 में हार हो गई। तो उसके बाद इस वाइमर रिपब्लिक के जन्म होने का बैकग्राउंड क्रिएट हुआ। तो देखिए जो इम्पीरियल जर्मनी थी, यानी जो इस वाइमर रिपब्लिक के आने के पहले की जो जर्मनी थी उसमें से एम्परर को एब्डिकेट कर दिया गया और उसमें से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं वो जर्मनी के पॉलिसी को फिर से क्रिएट करें। तो इसके लिए एक नेशनल असेंबली बनाई गई। वाइमर में एक नेशनल असेंबली बैठी और खुद को एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया जिसमें कि एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा। और डिप्टीज वेयर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटैग on the basis of equal and universal vote cast by all adults including women। तो देखिए जो नेशनल असेंबली थी वो एक तरह का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, मेरा मतलब है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बन गई। और इसमें जितने भी लोग थे वो सिलेक्ट किए जाते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार, जिसमें कि सभी महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार था। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of First World War। तो देखिए ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, यानी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, पूरा डेमोक्रेसी तो आ गई वहाँ पर जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद। लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर था इसे जर्मनी के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि देखिए ये जो बना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना, डेमोक्रेसी बनी, उसने उन सभी टर्म्स को एक्सेप्ट किया जो कि अलाइड पावर्स द्वारा थोपा गया था जर्मनी के ऊपर। इस वजह से जो लोग थे जर्मनी के लोग वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। तो इसका जो बैकग्राउंड ये है कि जो पीस ट्रीटी साइन हुई इन सभी कंट्रीज़ के बीच में, यानी कि जर्मनी के बीच में और जो अलाइड पावर्स थे उनके बीच में, उसमें ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है, नाम सुना होगा आपने पहले, अगर कहीं सुना होगा या फिर पढ़ा होगा तो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी जो सेंट्रल पावर्स थे और जो अलाइड पावर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वार उनके बीच। इस ट्रीटी में जो अलाइज थे, यानी कि जो आपका यूके, फ्रांस, यूएसए, ये सभी थे, इन्होंने मिलकर जर्मनी के ऊपर इतने हार्श और ह्यूमिलेटिंग एक तरह का ट्रीटी साइन किया कि जर्मनी के लोग उससे काफ़ी ज़्यादा आहत थे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती फील हो रही थी, काफ़ी ख़राब लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस ट्रीटी के अनुसार जर्मनी जो है उसने अपने ओवरसीज़ कॉलोनीज़ को खो दिया। जैसे कि अगर ब्रिटिश जो है उनकी इंडिया में कॉलोनी थी, वैसे ही जर्मन्स के कहीं और कॉलोनीज़ थे। उन सभी कॉलोनीज़ को जर्मनी को लूज़ करना पड़ा, अपने पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा लूज़ करना पड़ा और उसकी जो जितनी भी टेरिटरी थी उसका 13% टेरिटरी उसे लूज़ करना पड़ा। 13% टेरिटरी में जो रहने वाले लोग थे वो लोग भी दूसरे देशों का हिस्सा हो गए। और इसके बाद इतना ही पर नहीं ये सभी ट्रीटी रुका। इसके बाद जितने भी उसके आयरन ओर्स थे, जितने भी प्लेसेस पर आयरन्स पाए जाते थे, उसका 75% आयरन ओर का हिस्सा उससे छीन लिया गया। और जितना भी कोल के रिजर्व्स थे, जैसे कि कोल माइंस थे, उसका 26% हिस्सा फ्रांस और पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया द्वारा छीन लिया गया। और इतना चीज़ करने के बाद जो अलाइड पावर्स थे उन्होंने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, यानी कि उसकी आर्मी को कमज़ोर कर दिया ताकि उसकी पावर कम हो जाए। और इसके अलावा एक वार गिल्ड क्लॉज भी लगाया गया जर्मनी के ऊपर, जिसमें यह कहा गया कि जो जर्मनी है वही इस पूरे वार के लिए जिम्मेदार है और जितने भी खर्चे हुए हैं या फिर जो डैमेजेस हुए हैं उन सभी डैमेजेस को जर्मनी को भुगतान करना है।
वार गिल्ड क्लॉज एक तरह का कंडीशन लगाया जाता है, जिसमें कि आप मान लीजिए वार करते हैं किसी के साथ, तो आपको उसके लिए दोषी माना जाएगा। और इस कंपनसेशन में करीब 6 बिलियन यूरोज देने के लिए फोर्स किया गया जर्मनी को। और जो अलाइड आर्मीज थे उन्होंने जो रिसोर्स रिच एरियाज थे जर्मनी के, जैसे कि राइनलैंड, उसे कैप्चर कर लिया, और जिसको उन्होंने करीब 1920 के अंत तक यानी कि 1930s तक अपने कब्जे में रखा। और जो ज़्यादातर जर्मन्स जो थे उन्होंने इस वाइमर रिपब्लिक को दोषी ठहराया कि यही वो वाइमर रिपब्लिक है जिसके वजह से हमें एक तरह से डिफीट भी कह सकते हैं मिली है, और इतनी जो बेइज्जती हमें सहनी पड़ी है इस वर्साई की संधि में, इसके लिए सिर्फ ये वाइमर रिपब्लिक जिम्मेदार है। और इस वजह से जो वाइमर रिपब्लिक थी उसके समर्थन में ज़्यादा लोग एक साथ ज़्यादा लोग नहीं थे। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 1.1, द इफेक्ट्स ऑफ द वार, यानी कि वार के क्या इफेक्ट्स हुए, इन सभी चीज़ों को अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वार का जो है वो बहुत ही खतरनाक बुरा इम्पैक्ट पड़ा पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट पे, यानी कि पूरे यूरोप पे। अगर हम फिजियोलॉजिकली की बात करें उसके साथ भी, और फाइनेंशियली भी। अगर यूरोप की बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले की, तो उस समय में जो यूरोप था वो बहुत ही अमीर एक तरह का कॉन्टिनेंट माना जाता था, और वो दूसरे इलाके के लोगों को लोन दिया करता था। लेकिन इस वार के ख़त्म होने के बाद जो कॉन्टिनेंट था क्रेडिटर्स का, वो टर्न हो गया डेब्टर्स का, यानी लोन देने वाले लोग से ये कन्वर्ट हो गया लोन लेने वाले लोग में। तो इस वजह से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिसोर्सेज ड्रेन हुआ था पूरे यूरोप का। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for sins of the old empire. तो देखिए, इसमें सबसे ख़राब बात ये थी जर्मनी के लिए। तो देखिए, जर्मनी में जो युद्ध लड़ा गया था वो तो पुराने एम्पायर द्वारा लड़ा गया था, लेकिन इन सभी चीज़ों के बदले में कंपनसेशन देने के लिए फोर्स किया जा रहा था जो वाइमर रिपब्लिक, जो कि अभी अभी बना था, युद्ध खत्म होने के बाद बना था, उसे फोर्स किया जा रहा था। जो रिपब्लिक थी यानी वाइमर रिपब्लिक, उसने वार गिल्ड के बर्डन को ढोया अपने ऊपर कि हाँ हम लोग दोषी हैं, युद्ध के लिए जो वर्ल्ड वार हुआ उसके लिए हम लोग दोषी हैं, इस चीज़ को ढोया। और जो नेशनल ह्यूमिलिएशन और जो फाइनेंशियली एक तरह का अपंगु बना दिया गया जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि उसे कंपनसेशन देने के लिए फोर्स किया गया, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वाइमर रिपब्लिक बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। तो देखिए, जो बात यह है कि जो सपोर्टर्स थे वाइमर रिपब्लिक के, जैसे कि सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और जो डेमोक्रेट्स थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा टारगेट करके मजाक उड़ाया जाने लगा और उन्हें कहा जाने लगा नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर के अपराधी, क्योंकि नवंबर में जो क्या कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार नवंबर में ख़त्म हुई थी और उसी समय में जर्मनी ने हार को स्वीकार किया था। तो देखिए, ये जो माइंडसेट बना, इस माइंडसेट ने का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए 1930s में, और जिसको कि अभी हम तुरंत पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह के देख सकते हैं कि लोग जो हैं इस वाइमर रिपब्लिक से ज़रा सा भी खुश नहीं थे, इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारते थे और इनका पब्लिक सर्कल में काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था। और जितने भी कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट लोग थे वो इनको काफ़ी ज़्यादा टारगेट करते थे, काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स में हमेशा रखते थे। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा यूरोपियन सोसाइटी पर और पॉलिटी पर। जो सोल्जर्स थे उन्हें सिविलियन से ज़्यादा इज्जत दिया जाने लगा, उन्हें ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लगा, और जो पॉलिटिशियंस थे और पब्लिसिस्ट जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस बात पर दबाव दिया कि जो मेन होते हैं उन्हें बहुत ही एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत ही मर्दाना बिहेवियर वाला होना चाहिए। और जो मीडिया होती थी, वो मीडिया जो ट्रेंच लाइफ होता है उसको काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई करती थी कि वो बहुत ही अच्छा लाइफ होता है, वो ऐसा लाइफ सब लोगों को जीना चाहिए। ट्रेंच लाइफ का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो सैनिक होते हैं वो जब किसी युद्ध के मोर्चे पर होते हैं तो उनके लिए जो गड्ढा खोदा जाता है जहाँ पर वो छुप कर बैठते हैं और दुश्मन पर अटैक करते हैं, उसी को ट्रेंच कहते हैं। तो देखिए, इसको कहा जाता था कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं, ट्रेंचेस में जो लोग रहते हैं दुश्मन से युद्ध लड़ने के लिए, उस तरह का लाइफ जीना चाहिए लोगों को, और वो बहुत ही खतरनाक अच्छा लाइफ होता है। लेकिन जो रियलिटी की अगर हम बात करें तो रियलिटी इससे बहुत ही ज़्यादा अलग थी।
उसका रीज़न ये था कि जो सोल्जर्स थे वो बहुत ही बुरी कंडीशन में ट्रेंचेस में रहा करते थे। उन्हें ऐसे रैटे चूहों के साथ रहना पड़ता था जो कि लाशों को खाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने वो बुरे कंडीशन में रहा करते थे। उन्हें पॉइजनस गैसेस को झेलना होता था और दुश्मन के द्वारा जो बम गिराए जाते थे या फिर गोलियां चलाई जाती थी उसको झेलना होता था। और वो हमेशा उस मोर्चे पर खड़े रहने के साथ वो अपने दोस्तों के लाशों को भी देखते थे, क्योंकि युद्ध में तो हमेशा आपके बगल वाला मर सकता है, आप भी मर सकते हैं। तो इस तरह के बुरे कंडीशन में वो रहा करते थे। जो एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा और जो नेशनल ऑनर, ये जो चीज़ें थी ये पूरे पब्लिक स्फीयर में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और इसको सेंटर स्टेज पर लाकर रख दिया गया। यानी जो भी लोग था वो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात किया करता था और वार को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर रखता था। While popular support grew from conservative dictatorships that had recently come into being, democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instability of interwar Europe। तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि जो एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा लोगों द्वारा चलाया जा रहा था और लोग जिसमें बिलीव करते थे, और इन सभी चीज़ों के लिए जो पॉपुलर सपोर्ट आता था वो आपको कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप से आता था, और जो कि अभी अभी कुछ दिन पहले आई थी। लेकिन जो डेमोक्रेसी थी वो बहुत ही एक नया आइडिया था और बहुत ही कमज़ोर आइडिया था उस समय के माहौल में, क्योंकि उस समय में पूरा वार का माहौल था और बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी। तो इस वजह से डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही नई आइडिया थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1.2 टॉपिक नंबर हमारा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो देखिए वाइमर रिपब्लिक का जो जन्म हुआ था वो उसके तुरंत बाद ही जो रिवॉल्यूशंस हुआ था, सॉरी आप ठीक से समझे नहीं, वाइमर रिपब्लिक का जो जन्म हुआ था उसके साथ साथ ही यानी करीब 1917-1918 में आपको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो रहा था रशिया में। तो आप समझ सकते हैं कि जो वाइमर रिपब्लिक जिस समय हो रहा था उसी समय वहाँ पर भी हो रहा था। और इसके साथ साथ ही इसी आइडिया को यानी जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसके आइडिया को एक ग्रुप था स्पार्सिस्ट लीग जो कि लागू करना चाहता था जर्मनी में। यानी जो रशियन रिवॉल्यूशन था सेम आइडियोलॉजी का वो जर्मनी में भी लागू करना चाहता था। और इसके लिए वर्कर्स के सोवियत बनाए गए और सेलर्स इस्टेब्लिश किए गए पूरे आपके जर्मनी में जगह जगह पर, और एक तरह का विद्रोह करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमेज आपको दिखाया गया कि एक तरह का रैली ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा, रेडिकल ग्रुप द्वारा, जिसका नाम है स्पासिस्ट लीग। और ये करीब 1919 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने मेन टेक्स्ट को। तो बहुत सारे जगहों पर सोवियट्स बनाए गए, बहुत सारे शहरों में, और बर्लिन में जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही चेंज हो चुका था। और वो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था उसमें लोग सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की मांग कर रहे थे। और जो लोग इस चीज़ को अपोज करते थे जैसे कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और जो कैथोलिक लोग थे, ये लोग इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करते थे। और वो नहीं चाहते थे कि जैसा रशिया में हुआ रशियन रिवॉल्यूशन वैसा ही जर्मनी में हो जाए। इसलिए वे वाइमर में बैठे और वहाँ पर एक तरह का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उन्होंने घोषणा की कि जो अब जर्मनी है उसे हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। और वाइमर रिपब्लिक जो है यानी कि वो जो हम क्या कहते हैं जो संसद बैठी उसने इस पूरे विद्रोह को क्रश कर दिया। और क्रश करने के लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने आर्मी का यूज़ किया, क्रश करने के लिए जो वार वेटरन्स होते हैं जैसे कि जो सैनिक जो क्या कहते हैं रिटायर हो चुके हैं, जैसे कि उन्होंने आर्मी छोड़ दी है, वैसे लोगों के साथ मिलकर इस पूरे विद्रोह को वाइमर रिपब्लिक ने क्रश कर दिया। और जो एंग्विस्ट स्पार्सिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। जो ये जो स्पार्सिस्ट लोग थे इन्होंने आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्थापना की। और जो कम्युनिस्ट थे और सोशलिस्ट थे ये एक दूसरे के बिल्कुल धुर विरोधी हो गए और वो एक साथ अब कभी भी नहीं आ सके। और इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट ये पड़ा कि जब हिटलर का राइज हुआ
तो हिटलर के राइज होने के बाद ये पहले से एक दूसरे के इतने ज़्यादा विरोधी थे कि ये कभी एक साथ मिलकर इन्होंने हिटलर के खिलाफ कभी भी बात नहीं की या फिर हिटलर का विद्रोह नहीं किया। बोथ रिवॉल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस। तो देखिए दोनों जो लोग थे, जैसे कि रिवॉल्यूशनरी जो थे और जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, यानी आक्रामक नेशनलिस्ट जो लोग थे, वो रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे, यानी जो सॉल्यूशन है उसको जल्दी, कुछ खतरनाक सॉल्यूशन चाहते थे कि जल्दी से उसे कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट किया जाए कि हमारी जो प्रेस्टीज है, हमारा इज्जत है, इन सभी चीज़ों को बचाया जा सके। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइडेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। तो देखिए जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था उसे काफ़ी ज़्यादा बल मिला जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी जर्मनी में 1923 में। तो देखिए जर्मनी जो है उसने युद्ध लड़ा था, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा था वो पूरी तरह से लोन लेकर लड़ा था। उसके अलावा उसे जो क्या कहते हैं रिपार्टीशन होता है, उसके लिए जो पेमेंट देना पड़ा उसे गोल्ड में देना पड़ा। और ये एक तरह से रिपार्टीशन का मतलब जो क्या कहते हैं वार क्राइम के लिए आपको पैसा चुकाना पड़ा, उसको गोल्ड में देना पड़ा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो गोल्ड रिजर्व था जर्मनी का, वो बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति पर आ चुका था। और इस वजह से 1923 में जर्मनी की जो वाइमर रिपब्लिक थी उसने पैसा देने से इनकार कर दिया कि अब हम जो हैं वो कंपनसेशन नहीं दे पाएंगे, हमारी बिल्कुल औकात के बाहर की चीज़ ये हो चुकी है। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो फ्रेंच सरकार थी उसने जर्मनी के इंडस्ट्रियल एरियाज़ को कैप्चर कर लिया और कोल रीजन्स जो थे उसको कैप्चर कर लिया, जिसका नाम है रूर। जर्मनी जो है वो एक तरह से विद्रोह कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया था। तो उसने क्या कहते हैं शांति के साथ विद्रोह किया और उसने शुरुआत कर दी पेपर करेंसी को प्रिंट करना। और इतनी ज़्यादा मात्रा में पेपर करेंसी को प्रिंट करना जर्मनी ने शुरुआत कर दिया कि आप अगर ध्यान दें तो जर्मनी की जो करेंसी थी उस समय मार्क थी, अब अभी का पता नहीं कि कौन सी है, मार्क थी। उस शुरुआत में यूएस डॉलर के मुकाबले एक मार्क की वैल्यू हुआ करती थी 24,000। अप्रैल में 24,000 हुआ करती थी। जुलाई में ये हो गई 3,53,000 मार्क्स एक डॉलर के बदले। अगस्त में 46,21,000 मार्क्स एक डॉलर के बदले। और अगर हम आगे बात करें तो आगे दिसंबर तक 9,88,60,000 मार्क्स पर $1। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये संख्या हो चुकी थी। तो आगे चलकर ये जो संख्या ये ट्रिलियंस तक पहुंच गई थी। तो जैसे जैसे मार्क की वैल्यू जो है वो कोलैप्स कर गई, वैसे वैसे जो प्राइसेस होते थे गुड्स के, यानी कि जितने भी सामान लोग खरीदते थे उनके प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। The image of Germans carrying cartload of currency note to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy। तो देखिए इसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर आपको कोई एक ब्रेड लेने भी जाना है तो उसके लिए आपको पूरे एक गाड़ी भर कर पैसे ले जाने होंगे, नोट ले जाने होंगे, तब आप जाकर खरीदने पाएंगे एक लोफ ऑफ ब्रेड। तो इस वजह से जो पूरी दुनिया थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी रखने लगी थी जर्मनी के साथ और उन्हें लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस क्राइसिस को कहा जाने लगा हाइपर इन्फ्लेशन, एक सिचुएशन जहाँ पर जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जनरली आप उतने हाई प्राइसेस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए या फिर इस चीज़ से बचाने के लिए जर्मनी को जो अमेरिकन्स थे उन्होंने इंटरवीन किया और जर्मनी को क्राइसिस से बचाने के लिए एक डॉज प्लान लाया। इसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस किया जर्मन्स के ऊपर और उन्हें बहुत तरह के ईज़ दिया और बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट के जर्मनी में, ताकि जर्मनी को बचाया जा सके। इसके बाद पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए अब हमारा टॉपिक हमारे सामने है, टॉपिक नंबर 1.3, जिसका नाम है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए इसके पहले हमने देखा था कि जो जर्मन सरकार थी, जो वाइमर रिपब्लिक की जो सरकार थी, उसने जो जर्मन मुद्रा थी, यानी जर्मन जो जैसे इंडिया में रुपी होता है, जर्मन जो करेंसी थी मार्क, उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि $1 के मुकाबले करीब बिलियंस मार्क हुआ करते थे। यानी एक तरफ $1, दूसरी तरफ 1 करोड़
मार्क, यानी $1 में आपको 1 करोड़ मार्क मिलने लगा था, इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। तो यहाँ तक हमने समझा। तो उसके बाद जो अमेरिका था वो आया था बीच में, उसने इन्वेस्टमेंट किए थे जर्मनी में और भी बहुत सारे प्लान्स बनाए थे ताकि जर्मनी को रिवाइव किया जा सके इस तरह के प्रॉब्लम से। तो अब हमारे सामने है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए ये सभी चीज़ें जब हो रही थी तो उसके बाद कुछ स्टेबिलिटी आई थी। जब अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके बाद 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी में बहुत ही स्टेबिलिटी देखने को मिली। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी थी ये बिल्कुल क्या कहते हैं, टेम्प्ररी थी, जैसे कि रेत पर बनी हुई। जैसे ही रेत पर से सपोर्ट हटा वैसे ही ये पूरी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। जैसे कि जर्मन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी जो भी था वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था शॉर्ट टर्म लोन्स जो कि दिया गया था यूएसए द्वारा, मेनली दिया गया था यूएसए द्वारा, और भी जगहों से लिए गए थे लोन। तो देखिए ये जो सपोर्ट था, ये जो यूएसए सपोर्ट कर रहा था और भी दूसरे जो देश सपोर्ट कर रहे थे, ये सपोर्ट को इन देशों ने वापस खींच लिया जैसे ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया 1929 में। तो 1929 से ये प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। मतलब कि ये जो डिप्रेशन का है, ईयर ऑफ डिप्रेशन, उसकी शुरुआत होती है। तो अब यहाँ सोच रहा हूँ कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है। तो जैसे यहाँ पर आप सुनते हैं इंडिया में कि ये निफ्टी है, फिर ये बॉम्बे में भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरीके से वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज सेंटर है जहाँ पर लोग अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं। तो देखिए वहीं से ये जो डिप्रेशन है इसकी शुरुआत हुई थी और 1929 में पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन आया था और इसका प्रभाव आपके जर्मनी पर भी पड़ा था। तो देखिए इसका रीज़न ये था कि प्राइसेस के फॉल होने का डर लोगों में बैठ गया था और इस वजह से लोग बहुत ही सस्ती कीमतों पर अपने शेयर बेचना उन्होंने शुरू कर दिया था। फॉर एग्जांपल एक सिंगल दिन में 24 अक्टूबर की अगर हम बात करें 1929 की, तो उस दिन करीब 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए थे। 13 मिलियन का मतलब हो गया करीब 1,30,00,000, इतने शेयर बेचे गए थे। तो देखिए ये जो था ये इवेंट था, स्टार्ट था ये इवेंट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और ये जो डिप्रेशन था ये करीब 4 से 5 सालों तक चला था पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम यूएसए की बात करें तो अगले 1929 से 1932 के बीच में, इन 3 सालों में जो नेशनल इनकम था यूएसए का वो पूरी तरह से गिर गया था आधे पर। यानी कि नेशनल इनकम अगर 10 लाख रुपए था तो फिर ये आ गया था 5 लाख रुपए पर। इतना ज़्यादा गिर गया था नेशनल इनकम यूएसए का, हम यूएसए की बात कर रहे हैं। और उसके वजह से आप समझ सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज थे वो बंद हो गए, एक्सपोर्ट्स जो होते थे वो भी गिर गए, और फार्मर्स जो थे उनको सही कीमत नहीं मिलने लगा क्योंकि जितने भी इस पे लोग थे वो मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे थे क्योंकि उन्हें लॉस होने का डर था। इस वजह से उनका कोई सामान खरीदने को तैयार नहीं था। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और इसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि पूरे यूएस इकोनॉमी में जो रिसेशन आया, यानी यूएस इकोनॉमी में दबाव आया, यूएस इकोनॉमी एक तरह से कमज़ोर हो गई, तो उसका असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ा और पूरी दुनिया ने इस प्रॉब्लम को महसूस किया। और इससे जर्मनी जो था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला इलाका था। जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। उसका रीज़न ये था कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो लोन लिए गए थे वो मेनली यूएसए से लिए गए थे और इसी वजह से जर्मनी में कुछ स्टेबिलिटी आई थी और जर्मनी रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। तो बात यह है कि जब पैसा ही नहीं रहा, इंडस्ट्री में से पैसा ही खींच लिया गया, तो उसके बाद इंडस्ट्री में से सपोर्ट खींच लिया गया और उसका प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जर्मनी में बनता है तो उसको खरीदेगा कौन, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ गई थी क्योंकि दूसरे देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, वहाँ लोग खरीदने वाले नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे या फिर वो खरीदना नहीं चाहते थे इस वजह से। तो 1932 की अगर हम बात करें, 1932 तक जर्मनी में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो गिर गया 40% तक और 1929 के मुकाबले, यानी 1929 में जितना था उसका 40% तक गिर गया आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और जो वर्कर्स थे उनके नौकरियां छूट गई और उन्हें जो नौकरी में रहे उन्हें जो वेतन मिलते थे उनमें भी काफ़ी कमी कर दी गई और जो अनएम्प्लॉयड लोगों की जो संख्या थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो करीब अब 6 मिलियन हो चुकी थी, यानी करीब 60 लाख हो चुकी थी जर्मनी पर। तो अगर आप देखेंगे उस समय के स्थिति की बात करें, जिस समय की यहाँ पर हम बात करें इकोनॉमिक रिसेशन की, तो उस समय स्ट्रीट्स पर आप लोगों को देख सकते हैं वो अपने गलों में
एक तख्ता लगाए हुए रखते थे कि विलिंग टू डू एनी वर्क, हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं, हमें काम चाहिए। ये स्थिति उस समय आ चुकी थी। और अनएम्प्लॉयड जो यूथ थे वो प्लेड ताश खेला करते थे, या फिर जो सड़क होते हैं उसके किनारों पर सिंपली बैठा करते थे। इसे मैं ऊपर कर देता हूँ। बैठा करते थे, और या फिर डेस्परेटली वो लाइन लगाए हुए थे लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर, जहाँ पर लोगों को नौकरियाँ के लिए रखा जाता है। तो ये स्थिति उस समय हो चुकी थी, लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, और ज़्यादातर जो मजदूर वर्ग था या फिर कोई काम करने वाले लोग थे वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो जैसे जैसे जॉब्स की संख्या घटने लगी और लोग अनएम्प्लॉयड होने लगे, तो जो यूथ लोग थे यानी जो नौजवान लोग थे उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की ओर अपना रुख किया और उसी से कुछ पैसे कमाने की कोशिश की। और इस तरह की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसने लोगों के बीच में, लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा तनाव और काफ़ी ज़्यादा डर भर दिया था। और जो मिडिल क्लास था, जैसे स्पेशली जो सैलरी पर अपना गुजारा करने वाले जो लोग थे, एम्प्लॉयज़ या फिर जो पेंशन पाने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि उनकी जो सेविंग्स है उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। उसका रीज़न ये था कि करेंसी का जो वैल्यू था वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा था। पहले मान लीजिए उन्होंने 100 रुपये बचा कर रखे हैं, उनके पास 100 रुपये हैं, और 100 रुपये में पहले 1 केजी आलू मिला करता था, लेकिन अब उनके पास तो रुपये 100 ही रह गए, लेकिन अब 1 किलो आलू लेने के लिए आपको 10,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये में आपको 1 केजी आलू मिलता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि उनके रुपए का जो वैल्यू था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होने लगे। जो स्मॉल बिजनेसमैन थे या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे या फिर जो रिटेलर्स थे जो दुकान खोल कर बैठे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इसका देखना पड़ा। तो यहाँ पर आपको वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज बताया गया कि क्या होता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। और यहाँ इमेजेस में आप देख सकते हैं कि देखिए ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उन्हें वेज भी नहीं मिल सकता था और शेल्टर भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या थी अनएम्प्लॉयड लोगों की। और ये ज़्यादातर आपको होमलेस पर्सन हुआ करते थे, जो कि इस तरह के लाइनों में आप देखने को मिल जाते थे। और सर्दियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा इन्हें परेशानी होती थी, और इन्हें अगर शेल्टर चाहिए होता था तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाइन में लगना पड़ता था और इंतज़ार करना पड़ता था, और इसके लिए उन्हें पैसे भी देने होते थे। और इस तरह जैसे ये सोए हुए हैं यहाँ पर लाइन में, इस तरह से सोने के लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे और जो रिटेलर्स थे, उन्हें उस तरीके से सफ़र हुआ कि उनका सारा बिजनेस बर्बाद हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो जो ये जो सेक्शन था सोसाइटी का, जैसे कि जो बिजनेसमैन थे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा डर इनके मन में बैठ गया कि इनके साथ प्रोलिटरलाइजेशन होने वाला है। तो ये वर्ड क्या होता है, इसका मतलब मार्क्सिज्म में हम अगर बात करें या फिर सिंपली भी अगर हम बात करें, तो इसका मतलब होता है कि आप अगर कोई बिजनेसमैन हैं या फिर आप कोई जॉब करते हैं या फिर किसी तरीके का आप कुछ अच्छा काम करते हैं और आपकी अच्छी स्थिति है इकोनॉमिकली, तो आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जिस समय आपकी जो स्थिति होगी वो बिल्कुल एक मज़दूर के बराबर होगी, यानी उस मज़दूर की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। मतलब कि आप अगर अभी दुकान चला रहे हैं, आपका अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन अगर ये प्रोसेस आपके साथ होता है प्रोलिटरलाइजेशन है, ये अगर प्रोसेस आपके साथ होता है तो आपकी जो स्थिति होगी वो एक मज़दूर के बराबर हो जाएगी, उतनी आपकी कमाई हो जाएगी और उतने ही पर आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो ये सिंपली इसका मतलब होता है। तो इस तरह के डर लोगों में काफ़ी ज़्यादा बैठ चुके थे, क्योंकि उनके बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सेल नहीं हो रहे थे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था खरीदने के लिए। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास जॉब नहीं थे, या फिर जिनके पास था भी तो उनके पास उतनी ज़्यादा संख्या में पैसा नहीं था कि वो खरीदें और इनके बिजनेस अच्छी तरह से चलें।
उनके मन में ये एक बहुत ज़्यादा तनाव था कि उनकी जो रैंक है सोसाइटी में वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी वर्किंग क्लास के बराबर, या फिर उससे भी ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंच सकते हैं, अनएम्प्लॉयड स्थिति में। तो इसमें सबसे अच्छी कंडीशन में वैसे वर्कर्स थे जो कि जिन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था, यानी ऑर्गेनाइज वर्कर्स जो थे उन्होंने अभी कुछ अपने आप को बचा कर रखा था, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज थे। अगर उन्हें उनसे काम करवाना था तो आपको उनके शर्तों पर ही आप काम करवा सकते थे। लेकिन इसके मुकाबले में भी लोग आ चुके थे, अनएम्प्लॉयड लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा आ चुके थे। जैसे कि इन्होंने वर्कर्स ने तो अब खुद को ऑर्गेनाइज करके रखा है कि नहीं, मुझे 100 रुपये दोगे तभी मैं काम करूँगा। लेकिन उसके मुकाबले जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो आते थे, नहीं मुझे कितने भी दीजिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इनका जो बार्गेनिंग पावर था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था इस वजह से। और जो बिग बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस थे वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में पहुंच चुके थे। और जो ज़्यादातर मास था, यानी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन था जो पेजेंट्री पर निर्भर करता था, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनके जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे। और इस वजह से जो वुमेन्स थी वो अपने बच्चों को खाना भरपेट खाना खिलाने के लिए भी पॉसिबल नहीं था उनके लिए कि वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला पाएँ, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस वजह से झेलनी पड़ रही थी। और अगर हम पॉलिटिकली बात करें, यानी पॉलिटिक्स की बात करें, तो जो वाइमर रिपब्लिक था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। और अगर हम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें भी कई तरह की परेशानियां थी, कई तरह की खामियां थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था वहाँ पर। तो अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि अगर कोई पार्टी पूरे असेंबली में से आधी सीट जीत जाती है तो वो पावर में आ जाती है, उसका रूल हो जाता है। लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं था। जर्मनी में जो वाइमर रिपब्लिक बनाया गया था उसमें जो पार्टी जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट मिलता था उतना परसेंट उसे सीट असेंबली में मिलता था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टी 40% वोट लाती है तो उसे 40% सीट ही मिलेंगे, यानी 100 अगर सीट है तो उसमें से 40 सीटें मिलेंगे। कोई पार्टी 10% वोट लाती है तो उसे 10 सीट मिलेगा। कोई पार्टी अगर 30% वोट लाती है तो उसे 30 सीट्स मिलेंगे आउट ऑफ 100। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर किया गया था। और इस वजह से परेशानी ये होती थी कि अगर कोई पार्टी 40% भी वोट लाती है तो उसे इस 10% पार्टी के साथ कोलेशन करना पड़ेगा, तब जाकर वो गवर्नमेंट बना सकती है 50% अपने कोटा को पूरा करने के लिए। और अगर आप सिविक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इज़राइल में अभी ये सिस्टम लागू है। इज़राइल में इसी तरीके से गवर्नमेंट बनती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। इंडिया में और बहुत सारे देशों में वैसा नहीं है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अच्छी तरह से काम कर सके। और तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो गवर्नमेंट को उतनी ज़्यादा छूट नहीं देती थी, क्योंकि उसे हमेशा कोalition गवर्नमेंट बनाना पड़ता था। और किसी भी पार्टी के लिए पूरी क्या कहते हैं पूरा फुल मेजोरिटी पाना एक तरह से इम्पॉसिबल था, क्योंकि जनरली लोगों को उतना ज़्यादा वोट नहीं मिलता था और गवर्नमेंट जो है वो नहीं बन पाते थे। तो इस तरह की जो खामियां थी उसके वजह से डिक्टेटरशिप के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस वाइमर रिपब्लिक में छोड़ दिए गए थे, जिनको ध्यान उतना ज़्यादा नहीं दिया गया था। और इसके बाद आर्टिकल 48 था, एक आर्टिकल 48 था वाइमर रिपब्लिक में, जो कि प्रेसिडेंट को ये पावर देती थी कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है, सिविल राइट्स जो है उसको सस्पेंड कर सकता है और खुद बैठकर शासन कर सकता है। और अपने छोटे से लाइफ में जो वाइमर रिपब्लिक था उसने करीब 20 डिफरेंट कैबिनेट्स देखे थे, यानी 20 उसने अलग अलग सरकार देखे थे, और जिनका एवरेज जो लाइफ था वो था 239 डेज। तो यानी अगर कोई गवर्नमेंट बनती थी तो वो जनरली 239 डेज में ख़त्म हो जाती थी। और इसके अलावा आर्टिकल 48 का भी रिप्रोड्यूस काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। इसके अलावा जो क्राइसिस जो था उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, और जो लोग थे उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। और इस वजह से कोई भी दूसरा
इसमें अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, जो कि कोई भी अलग ऑप्शन देने नहीं पाया। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि देखिए इकोनॉमिक डिप्रेशन तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग थे उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस था डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसमें खो दिया कि नहीं देखो डेमोक्रेसी जो है वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाती है, वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी को नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी की जगह अगर कोई राजा होता या फिर कुछ उस तरह का सिस्टम होता तो हमारा जो देश है वो इस तरह की परेशानियों को झेलने के लिए परेशान नहीं होता।